नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम सीटेट के लिए लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर दृष्टि डालेंगे। इसे हम बहुत ही ईजिली वे में समझ पाएंगे। क्योंकि इसको समझाने के लिए मैंने एक ऐसा उदाहरण ले रखा है जिससे आपकी लॉरेंस कोहलवर्ग की नैतिक सिद्धांत की तीनों अवस्थाएं कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि लॉरेंस कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत हिंज नामक व्यक्ति के अध्ययन पर आधारित, जिसकी पत्नी को कैंसर हुआ था। जो लॉरेंस कोहलवर्ग हैं, इन्होंने एक अध्ययन किया हिंज नामक व्यक्ति पर, और उस हिंज नामक व्यक्ति की जो पत्नी थी उसको क्या हुआ था, कैंसर हुआ था। अब उसके कैंसर होने के बाद में हिंज क्या करता है कि वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि दवाई दे दो। और एक डॉक्टर जो कि पूरे जीवन की अपनी मेहनत लगा करके एक दवाई तैयार करता है जो कैंसर की दवा होती है। दवाई के बदले में हिंज के पास देने के लिए कोई भी पैसा वगैरह नहीं होता है, इसलिए जो हिंज होता है उस दवाई को चुरा लेता है। तो अब यहाँ पर ये समस्या बच्चों के सामने रख करके लॉरेंस कोहलवर्ग ने उनके नैतिक विकास को समझना चाहा। तो उन्होंने इसके आधार पर 3 अवस्थाएं बताई। उनके अनुसार जो 3 तत्व बताए गए वह थे नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा और नैतिक कार्यवाही। प्रत्येक अवस्था में ये तीनों ही जो है क्रियाएं उत्पन्न होंगी। जैसे नैतिक तर्कणा क्या होती है, तो सही और गलत के मध्य निर्णय जो शामिल चिंतन प्रक्रिया है उसे ही हम नैतिक तर्कणा कहते हैं। जैसे अब हमारे दिमाग में यह चल रहा है कि हिंज ने जो दवा चुराई है अपनी पत्नी को बचाने के लिए, वह सही है या गलत है। इस चीज़ के बारे में हमारे दिमाग में जो चिंतन चल रहा है कि हिंज सही है या हिंज गलत है, उसने नैतिक व्यवहार किया है या उसने चोरी करके एक अनैतिक व्यवहार किया है, उसने अपनी पत्नी को बचा लिया, ये सही था, या उसने डॉक्टर की जीवन भर की कमाई को बर्बाद कर दिया, यानी कि अब उसे उसके बदले में कोई कुछ भी नहीं देगा, ये उसने गलत किया। तो ये इस प्रकार की जो हमारे मन में एक चिंतन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, नैतिक तर्कणा। अगला है सही गलत निर्णय निर्धारण की दुविधा। और जब हम सही गलत की निर्णय में फंस जाते हैं कि ये सही है या ये गलत है, हिंज सही है या डॉक्टर सही है, हिंज ने चोरी करके सही किया या गलत किया, पहले जब हम चिंतन कर रहे थे, उस बारे में सोच रहे थे, तो वह तर्कणा थी। अब हम उसके बारे में निर्णय लेने में जब दुविधा उत्पन्न हो रही है, उसे ही हम नैतिक दुविधा के नाम से जानते हैं। अगला देखेंगे नैतिक कार्रवाई। सही गलत पर विचार करके बाद में सही गलत का विचार करके बाद में चयनित नैतिक व्यवहार। मतलब हमने जो है हिंज के जो उसने व्यवहार किया दवाई को चुरा करके, उसके बारे में उसने सही किया या गलत किया, सबसे पहले हमने इसके बारे में चिंतन किया, तो यह हो गई नैतिक तर्कणा। फिर हम सही गलत के निर्णय में जब फंस जाते हैं कि मैं हिंज को सही कहूँ क्योंकि उसने अपनी पत्नी की जान बचाई है, या मैं हिंज को गलत कहूँ क्योंकि उसने चोरी की है, चोरी करना एक गलत बात है। तो इस चीज़ के बारे में जब सही गलत में दुविधा में पड़ जाते हैं, इसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं। और अंततः जब हम इस परिणाम पर पहुँच जाते हैं कि नहीं, हिंज ने सही किया क्योंकि उसकी पत्नी की जान बचाना बहुत आवश्यक था, और जो कि डॉक्टर था वो दवाई दे नहीं रहा था, इसलिए उसने मजबूरन चोरी की, और किसी की जान बचाना तो अच्छी बात है। दूसरा कोई बच्चा होगा वो इस तर्क पे पहुंचा होगा कि नहीं नहीं, हिंज ने गलत किया क्योंकि चोरी से कोई भी कार्य करना गलत होता है, इसलिए जो डॉक्टर था उसकी दवाई की चोरी हिंज को नहीं करनी चाहिए। तो अलग अलग जो हमारे विचार बाद में चयनित होते हैं, हम नए विचारों को चयन करते हैं, उन विचारों में से जो सही चीज़ को चयनित करते हैं। ये नैतिक कार्यवाही हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, हम अलग अलग विचारों को ही सही प्राथमिकता दे सकते हैं। तो इन तीनों शब्दों को हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा एवं नैतिक कार्रवाई के बीच गहरा संबंध है। ये कथन कहा गया है कि नैतिक तर्कणा और नैतिक कार्रवाई के मध्य गहरा संबंध होता है। अब हम नैतिक विकास के चरण की ओर चलेंगे। तो कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के कुल 3 चरण दिए हैं। कितने चरण दिए हैं? 3 चरण दिए हैं। इन्होंने 3 चरण बताए हैं जिसके अनुसार बालक का नैतिक विकास होता है। इसमें जो पहली अवस्था इन्होंने बताई है वह है पूर्व परंपरावादी या पूर्व नैतिक या पूर्व रूढ़िवादी। देखिए, इन अवस्थाओं के नाम अच्छे से सुन लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके नाम अक्सर कर बदल बदल कर पूछे जाते हैं। तो पूर्व परंपरावादी, पूर्व नैतिक या पूर्व रूढ़वादी, और इसकी जो उम्र है वह 4 से 10 वर्ष या कहीं कहीं पर आपको 3 से 9 वर्ष भी देखने को मिल सकती है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी सही हो उसे चूज कीजिएगा। वैसे मोस्टली यहाँ पर 3 से 9 को ही प्रेफर किया जाता है। अगला देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। नैतिक विकास का चरण जो है इसमें किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो बच्चे का जो व्यवहार होता है वह अहम केंद्रित होता है। कैसा होता है?
अहम केंद्रित अवस्था, इसे स्वार्थी स्वभाव भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस अवस्था की क्या विशेषता है। बच्चा पूरी मिठाई मुझे दो। बच्चा क्या कह रहा है कि ये कुछ मिठाइयाँ रखी हैं, बच्चा कह रहा है कि पूरी मिठाई मुझे दो। माता पिता का नियंत्रण, माता पिता कह रहे हैं कि नहीं, पूरी मिठाई तुमको नहीं खानी है। क्यों? कुछ मिठाई अपने भाई को दो, कुछ मिठाई अपने भाई को दो। बच्चा कह रहा है कि पूरी मिठाई मुझे खाने दो। माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं, कुछ मिठाई अपने भाई को दो। ऐसे में बच्चा क्या कर रहा है, माँ बाप की बात को नहीं मान रहा है। तो माँ बाप क्या करेंगे, इसके लिए माँ बाप सहारा लेंगे दंड एवं आज्ञा पालन का। माँ बाप डराएंगे बच्चे को कि जल्दी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, नहीं तो अभी एक जो है तुमको थप्पड़ पड़ेगा और फिर तुम भाई को मिठाई जरूर दोगे, तुम्हारी मार पड़ेगी अगर तुम चीज़ें बांट करके नहीं खाओगे। तो जो यह अवस्था होती है प्रारंभिक, यानी कि 3 से 9 वर्ष की अवस्था, जिसे हम पूर्व परंपरागत अवस्था के नाम से जानते हैं, इस अवस्था में बच्चा जो होता है अपने व्यवहार का नियंत्रण पूर्ण रूप से माता पिता के द्वारा करता है। इस अवस्था में जो बच्चे का व्यवहार है, बच्चे की नैतिकता है, वह पूर्ण रूप से माता या पिता के द्वारा नियंत्रित होती है। मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने एक ऐसा उदाहरण लिया है जो तीनों अवस्थाएं पढ़ाने के बाद में मात्र एक उदाहरण उठाऊंगी और उससे तीनों अवस्थाएं क्लियर कर दूंगी और आप पेपर में कभी भी गलत नहीं करेंगे। अगला देखेंगे, अब इसमें किस प्रकार की कंडीशन बन रही है। इसमें नैतिक कार्यवाही है कि माँ पिता द्वारा दंड आज्ञा पालन द्वारा मिठाई भाई को देगा। जो बच्चा है वह माता पिता की दंड और आज्ञा के कारण जो है मिठाई माँ बाप को देगा, तब वह कार्य करेगा। क्योंकि जब उसे दंड और आज्ञा पालन का डर होगा, भय होगा, दंड से भय होगा, इसीलिए वह अपनी कार्रवाई करेगा, मतलब जो कार्य है वह करेगा, मिठाई को भाई को दे देगा। अगला है नैतिक दुविधा। इसमें किस प्रकार दिख रही है, तो बच्चे की निर्धारण की दुविधा की मिठाई दूं या ना दूं। जब बच्चा अपने मन में ये सोच रहा है कि मैं मिठाई दूं भाई को कि ना दूं, ऐसा करता हूं मैं सारी मिठाई ना खुद ही खा लेता हूं, फिर वह सोचता है अरे नहीं नहीं, थोड़ी मिठाई ना मैं अपने भाई को भी दे देता हूं। तो ये अवस्था बच्चे की क्या दर्शा रही है, नैतिक दुविधा। अगला देखेंगे नैतिक तर्कणा। इसमें किस प्रकार से नैतिक तर्कणा बन रही है, बच्चे द्वारा दंड व आज्ञा पालन का चिंतन। अब बच्चे के मन में ये बात आ रही कि अगर मैं मिठाई पूरी खा लूं तो क्या हो सकता है। अच्छा, अगर मैं पूरी मिठाई खा लूँगा तो मेरी मम्मी या मेरे पापा मुझे मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, तो इसलिए मैं पूरी मिठाई नहीं खा सकता हूँ। तो मिठाई देने के पीछे जो वो चिंतन कर रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे, नैतिक तर्कणा। तो इस प्रकार से हमने पहली अवस्था को कंप्लीट किया। आप चलते हैं नेक्स्ट अवस्था की तरफ। लॉरेंस कोहलबर्ग की द्वितीय अवस्था है परंपरावादी नैतिक रूढ़िवादी अवस्था। इस परंपरावादी नैतिक रूढ़िवादी अवस्था का अर्थ है कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसका व्यवहार पूर्णतः अच्छा लड़की या अच्छा लड़का के द्वारा ही नियंत्रित होता है, या कह सकते हैं कि वह समाज में स्वीकृति पाना चाहता है। क्या करना चाहता है, स्वीकृति पाना चाहता है अपने से बड़ों के द्वारा। तो अपने से बड़ों के द्वारा स्वीकृति पाने के लिए या समाज में खुद को अच्छा दर्शाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, मम्मी पापा का प्रिय बनने के लिए बच्चा जो है किसी भी बात का अनुकरण करता है या उसे मानता है। पहले बच्चा क्यों मान रहा था, क्योंकि उसे डर था। अब बच्चा क्यों मान रहा है, उसे डर नहीं है, बल्कि उसे एक कंपटीशन है कि मैं अन्य बच्चों से अच्छा बन सकूं, मेरे बाबा मेरे भाई की तुलना में मेरी तारीफ कर सकें। पड़ोसी में जितने बच्चे हैं, जितने भी मेरे साथ खेलते हैं, तो सभी के मम्मी पापा सिर्फ मेरी ही तारीफ करें। तो इस चीज़ के लिए बच्चा जो है अपने व्यवहार का नियंत्रण करता है। यानी कि प्रशंसा हेतु अनुकरण व बात मानना, मतलब अपनी प्रशंसा के लिए, सामाजिक प्रशंसा पाने के लिए और समाज में स्वीकृति पाने के लिए, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहलाने के लिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कोहलबर्ग की किस अवस्था में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की विशेषता पाई जाती है। तो परंपरावादी या नैतिक रूढ़िवादी अवस्था। अब इसमें बच्चा जो है कानून को ध्यान में रखकर अपना व्यवहार करता है। जैसे माँ बाप ने यह बता दिया है कि देखो, चोरी करना जो है एक गलत बात है, ये क्या है, एक कानून है कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। किसी को मारना गलत बात है और किसी के साथ लड़ाई करना गलत बात है। किसी भी बच्चे की पेंसिल चुराना, रबड़ चुराना, ये किस प्रकार की आदतें हैं, गलत आदतें हैं। तो बच्चा इसलिए इनको नहीं मान रहा है कि उसे डर है कि उसके मम्मी पापा उसे मारेंगे, बल्कि वह इसलिए इन बातों को मान रहा है ताकि उसके मम्मी पापा यह कह सकें कि बच्चा बहुत ही अच्छा है और यह कभी भी चोरी नहीं करता है।
इसके साथ साथ अब वह मिठाई को भी अपने भाइयों और बहनों के साथ बांट करके खाता है, ताकि माँ बाप यह कह सके कि अरे वाह, राहुल तो बहुत अच्छा है और सारी मिठाई अकेले नहीं बल्कि सभी के साथ बांट करके खाता है। तो अच्छा सुनने के लिए, स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए व्यवहार का नियंत्रण करता है। अगला देखेंगे, इनकी जो थर्ड स्टेज है, इसमें इन्होंने बताया है उत्तर परंपरावादी या रूढ़िवादी उत्तर परंपरागत अवस्था। देखिए, पहली अवस्था की टाइमिंग देख लीजिएगा। पहली अवस्था आपकी 4 से 10 या 3 से 9 थी। दूसरी अवस्था है आपकी 10 से 15 वर्ष। दूसरी अवस्था का समय क्या है? दूसरी अवस्था का समय है 10 से 15 वर्ष या 10 से 13 वर्ष, जैसा भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। अगला देखेंगे, तीसरी अवस्था, इसका समय दिया गया है 15 वर्ष से अधिक, यानी कि 15 वर्ष से अधिक अगर बच्चे की आयु है तो वह तीसरी अवस्था में लॉरेंस कहलवर्ग की नैतिक अवस्था के अनुसार। इसकी विशेषता है कि सामाजिक अनुबंध स्थापित करना, यानी समाज के साथ अपने आप को स्थापित कर लेता है। सार्वभौमिक नैतिकता, अब बच्चे में इसलिए नैतिकता नहीं है कि उसे मार पड़ेगी, यानी कि पहली अवस्था की तरह। अब इसलिए नैतिकता नहीं है कि समाज उसे अच्छा कहेगा, यानी कि दूसरी अवस्था की तरह। बल्कि अब इसलिए सार्वभौमिक नैतिकता आई है कि नहीं, जो सही है मैं वही करूँगा, इसके लिए चाहे मुझे दंड दिया जाए या मुझे प्रशंसा की जाए या ना की जाए। अगर कोई चीज़ गलत है तो मैं वह बिल्कुल भी नहीं करूँगा, इसलिए नहीं कि मुझे दंड मिलेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि वह गलत है। तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर सार्वभौमिक नैतिकता आ जाती है और वह संवैधानिक विचारों को समझने लगता है कि कानून के अनुसार क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, किन चीज़ों को कानून के हिसाब से, समाज के हिसाब से सही बताया गया। इसके साथ साथ वह इसी अवस्था में सामाजिक रीतियों और रूढ़िवादियों के प्रति प्रतिकार भी करने लगता है। मीन्स अगर कुछ रीतियाँ ऐसी बनाई गई हैं समाज में जो कि एक व्यवस्था के खिलाफ है, तो वह संवैधानिक मूल्यों का जो है प्रयोग करके उनके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। इसलिए क्योंकि यह अब अपनी तीसरी अवस्था में है और अब इसको यह नहीं देखना है कि समाज इसे अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा। यहाँ पर यह अपने स्वयं के निर्णय, स्वयं के विवेक से सही और गलत का फैसला लेता है। तर्क चिंतन द्वारा तथ्यों को सही गलत निर्णय लेता है। जैसे मान लीजिए कि किसी सिचुएशन में पूरा समाज उस चीज़ को सही मान रहा है। मान लीजिए विधवा विवाह की बात उठा लीजिए, कहीं समाज में कोई ये कह रहा है कि विधवा विवाह नहीं कर सकती है, तो अब इस तीसरी अवस्था में बच्चा ऐसा नहीं है कि समाज का ही साथ देगा। क्यों? क्योंकि जो समाज है उसे अच्छा कहेगा कि अरे वाह, ये भी देखो हम लोगों के साथ में ही है। बल्कि अब बच्चा संवैधानिक मूल्यों, तथ्यों और तर्कों के साथ में लोगों को समझाएगा और खुद उस सिचुएशन से अलग निकल करके खड़ा होगा कि नहीं, मैं इस विधवा विवाह को ना करने के पक्ष में नहीं हूँ, बल्कि विधवाओं को भी विवाह करने का पूरा अधिकार है। उसके लिए वह तथ्य भी दे सकता है, तर्क भी कर सकता है और सही गलत का निर्णय ले सकता है। ये बात हो गई नैतिक विकास की तीसरी अवस्था की। अब जो मैं बार बार कह रही थी कि एक ऐसा उदाहरण जो आपके संपूर्ण सिद्धांत को एक बार में ही समेट लेगा और आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे, और वह है बच्चा बड़ों के बताए जाने और दंड आज्ञा पालन के कारण बच्चा, देखिए नोट है एक यहाँ पर, सिर्फ 3, मतलब एक उदाहरण और तीनों अवस्थाएं आपकी कंफर्म। एक बच्चा बड़ों के बताए जाने और दंडात्मक आज्ञा पालन के कारण अछूत बच्चों के साथ नहीं खेलता है। ये कौन सी अवस्था है? पूर्व परंपरागत अवस्था। कैसे समझेंगे? मान लीजिए एक बालक है, वह अछूत बच्चों के साथ, निम्न जाति के बच्चों के साथ, जो एक उच्च जाति का बच्चा है वह क्यों नहीं खेलता है? क्योंकि वह लोग कैसे हैं? वह लोग अछूत हैं। ऐसा किसके द्वारा बताया गया? ऐसा उसके माँ बाप ने बता दिया है कि तुम इन बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलोगे, क्योंकि ये बच्चे कैसे हैं? ये बच्चे अछूत हैं। तो बच्चा क्या करेगा कि क्यों नहीं खेलेगा? क्योंकि अगर वह खेलने जाएगा तो जो उसके माँ हैं, उसके पिता हैं, वह उसको दंडित करेंगे, मारेंगे। शाम को जब वह खेल करके घर पर आएगा तो उसकी मार पड़ेगी, उसे डांटा जाएगा। इस डर से बच्चा उन बच्चों के साथ में नहीं खेलेगा। तो ये जो अवस्था है, ये क्या दर्शा रही है? बच्चे की पूर्व परंपरागत अवस्था, यानी कि बच्चा जो है अपना व्यवहार किस चीज़ से नियंत्रित कर रहा है? दंड या भय या आज्ञा पालन के अनुसार। अब इसी उदाहरण को अगर हम देखें कि अब अवस्था थोड़ी सी बदली है, यानी कि अब जो बच्चा है वह क्या कर रहा है, देखेंगे। बच्चा अच्छा लड़का बनने और माँ पिता की प्रशंसा, समाज में सम्मान के कारण अछूत बच्चे के साथ नहीं खेलता है। अब बच्चा किस अवस्था में चला गया है? अब बच्चा आपका चला गया है
10 से 15 वर्ष की अवस्था में 10 से 15 वर्ष की अवस्था में और इस अवस्था में बच्चा क्या कर रहा है कि अछूत बच्चों के साथ में अभी भी नहीं खेल रहा है। लेकिन अब वह इसलिए नहीं खेल रहा है कि उसको डर है या भय है, बल्कि वह इसलिए नहीं खेल रहा है क्योंकि अगर मैं खेलने जाऊंगा तो मैं मम्मी पापा का अच्छा लड़का नहीं बन पाऊंगा। माँ पापा मुझे ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि तुम एक अच्छे लड़के हो, बल्कि उसकी ही समाज के, उसके ही परिवार के, उसके ही मिलने जुलने वाले जो उसकी समान जाति के दोस्त हैं वह भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह अछूत बच्चों के साथ में खेलता है। इसके साथ साथ समाज में भी उसके व्यवहार को स्वीकृति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वह अछूत बच्चों के साथ में खेलता है। तो बच्चे का मन तो है, लेकिन अब वह क्यों नहीं खेल रहा है? क्योंकि इस अवस्था में वह अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है। कोई भी लड़की है वह अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती है कि मैं सभी के लिए अच्छी बन सकूं, अच्छा बन सकूं, इसलिए वह अछूत बच्चों के साथ में नहीं खेलता है। तो ये अवस्था थी आपकी परंपरागत अवस्था, परंपरागत रूढ़िवादी अवस्था। अब तीसरी अवस्था की बात करें तो इसी उदाहरण को अगर मैं तीसरी अवस्था में ले जाऊं तो वहाँ पर बनेगा कि बच्चों द्वारा बड़ों से तर्क करना, बच्चों द्वारा बड़ों से तर्क करना कि संविधान के अनुसार यह गलत है, सभी एक समान है, तथा तथ्यों तर्कों द्वारा उस अछूत बच्चे से मित्रता करना। अब वही बच्चा है और अब वह किस स्टेज में पहुंच गया है, यानी कि 15+ उत्तर परंपरागत अवस्था में पहुंच गया है। और अब उस बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है कि वह अब अपने बड़ों से यह तर्क कर रहा है कि मैं क्यों ना खेलूं, आप मुझे ये बताइए कि मैं क्यों ना खेलूं। अगर वह अछूत है तो वह कैसे अछूत है? उसको छूने से क्या मैं बदल जाऊंगा या मेरा कुछ चला जाएगा या उसके पास कुछ आ जाएगा? क्यों ना खेलूं? तो बड़े उसको तर्क से जो है संतुष्ट अगर कर ले जाते हैं तो बच्चा उनकी बात मानेगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो बच्चा अपने तर्कों से उन्हें समझाने का प्रयास करेगा कि देखिए मैंने पढ़ा है कि संविधान के अनुसार यह चीज़ गलत है, सभी कैसे हैं, सभी एक समान है, हमें किसी में भी भेदभाव नहीं करना है। और अब तर्कों के द्वारा जो बच्चा है वह अपने से बड़ों को गलत साबित करेगा, या कह सकते हैं कि अपने से बड़ों को समझाने का प्रयास करेगा। और अब वह अपने से बड़ों की बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा, इसलिए क्योंकि अब ना तो उसे अच्छा कहलवाना है, ना तो उसे डर है, ना तो उसे भय है। अब वह स्वयं समझ चुका है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ गलत है, और अब वह अछूत बच्चे से मित्रता कर सकता है यदि वह चाहे तो। इस प्रकार से हमने एक ही उदाहरण से तीनों अवस्थाएं कंप्लीट कर ली। प्रथम अवस्था यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था में बच्चा क्यों नहीं खेलता है अछूत बच्चों के साथ में? क्योंकि उसके मम्मी पापा उसको मारेंगे, इस डर से। दूसरी अवस्था यानी कि परंपरागत अवस्था में बच्चा क्यों नहीं खेलता है? क्योंकि उसे मम्मी पापा का अच्छा लड़का बनना है और उसे समाज में भी अच्छा अपने आप को दिखाना है। और तीसरी अवस्था में बच्चा उस बच्चे से मित्रता क्यों कर रहा है? क्योंकि उस बच्चे को अब यह बात पता चल चुकी है कि अछूत जैसी कोई भी धारणा नहीं होती है, ये धारणाएं एक गलत विचार हैं। अगला देखेंगे कि इस तरीके से हमने उनकी तीनों अवस्थाओं को कंप्लीट किया। अब इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हैं। इस सिद्धांत की जो सबसे पहली आलोचना है वह यह है कि इसका जो प्रयोग है वह सिर्फ बालकों पर आधारित था। जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इन्होंने अपना जो सिद्धांत था उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बालकों पर किया था। उन्होंने इन तीनों अवस्थाओं का निर्धारण और हिंज की कहानी को सिर्फ अगर सुनाया तो बालकों को, और बालकों के ऊपर ही इन्होंने प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि नैतिक अवस्था इतने प्रकार की होती है, यह है नैतिक दुविधा और तर्कणा बन सकती हैं। हो सकता है कि यदि वह इस अवस्था में लड़कियों को शामिल करते तो लड़कियों के संवेग कुछ अलग होते और उनके विचार कुछ अलग होते, जिससे इस सिद्धांत में परिवर्तन हो सकता था। अगला देखेंगे इनकी आलोचना क्या है। तो अगली आलोचना है, कोहलबर्ग ने यह चरण सभी संस्कृतियों के लिए एक समान बनाए। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि अपने जो सिद्धांत हैं, अपना जो प्रयोग है वह अन्य संस्कृति के बच्चों पर अपनाया हो। उन्होंने सभी संस्कृतियों के लिए सिर्फ एक ही सिद्धांत को लागू कर दिया। तो ये इनके सिद्धांत की बहुत बड़ी आलोचना है। उसके बाद इनके कुछ तथ्य यह हैं कि यह नैतिक विकास जो है वह एक सीधी रेखा में होता है। तो जी हाँ, जो नैतिक विकास है वह बिल्कुल एक सीधी रेखा में होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बचपन से ही नैतिकता सीख जाता है, वह धीरे धीरे करके चरण बाय चरण इन चीज़ों को सीखता जाता है। अगला है, नैतिक विकास के हर चरण में नैतिक दुविधा होती है। तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो नैतिक विकास है उसके हर चरण में ये दुविधा बनती है कि मैं ये काम करूं
कि ना करूं, मैं उस बच्चे के साथ खेलने जाऊं कि ना जाऊं, अगर मैं जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा बहुत मन है खेलने का। तो इस प्रकार की जो दुविधाएं होती हैं वह नैतिक विकास के प्रत्येक यानी कि तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप इस सिद्धांत को अच्छे से समझ चुके होंगे और अब आप इससे बनने वाले प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी का सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।